बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ आप सभी के समक्ष आज बिहार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर उपस्थित है, जो बीपीएससी द्वारा लिए जाने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, टीचर के एग्जाम हो या अनदर बीपीएससी द्वारा कोई भी स्पेशल एग्जाम को कंडक्ट किया जाता हो, तो उनमें बिहार से संबंधित विशेष प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है। और खासकर अभी इसकी प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई है। बीपीएससी मेंस, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अनदर एग्जाम से जो टिप्पणी वाली परंपरा शुरू हुई है, वहाँ भी बिहार से संबंधित कला और संस्कृति विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी संदर्भ में बीपीएससी विद्यापीठ आप सभी के समक्ष बिहार विशेष को लेकर के, वैसे बिहार विशेष का हमारा सीरीज है जिसमें बिहार से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है और संस्कृति से संबंधित भी, कला और संस्कृति विषय से संबंधित भी तथ्य दिए गए हैं। उन्हीं के क्रम में आज हम लोग बिहार की कला और संस्कृति से संबंधित एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो एवरग्रीन है और जहां से सवाल आने की संभावना लगभग बनी ही रहती है। और ये टॉपिक है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार विशेष में नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय पर ऑब्जेक्टिव में और टिप्पणी में, सब्जेक्टिव में कई सवाल पूछे जाते हैं। तो जिन जिन बिंदुओं को मिला करके हमारा टिप्पणी का आंसर, लॉन्ग आंसर तैयार होगा, वे यही बिंदु हैं। और इन्हीं बिंदुओं को अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव सवाल भी हमारे बनेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। और देखिए कि हम लोग को यह प्रश्न आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो निश्चित रूप से हम लोग लगाते हैं कुमारगुप्त। ये बिल्कुल सही है। कुमारगुप्त के काल में ही, जो गुप्त शासक कुमारगुप्त थे, उनके काल में ही 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, या जिसको नालंदा महाविहार भी कहा जाता है। लेकिन जब यह प्रश्न आता है थोड़ा सा आश्चर्य में कि आखिर किस स्रोत से यह जानकारी मिलती है, तो ध्यान दें कि ह्वेनसांग के विवरण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह नालंदा विश्वविद्यालय में आया था चीनी यात्री, और इसने जो विवरण दिया है, तो ह्वेनसांग के विवरण तथा खजुराहो से प्राप्त अभिलेख। खजुराहो भारत का बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल है। तो खजुराहो से प्राप्त अभिलेख और ह्वेनसांग के विवरण से स्पष्ट है कि इसका निर्माण गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त ने 5वीं सदी ईस्वी में करवाया था। तो कब करवाया था? 5वीं शताब्दी में। किसने? कुमारगुप्त ने। किस स्रोत से जानकारी मिलती है? ह्वेनसांग के विवरण और खजुराहो से प्राप्त अभिलेख। अगला आपका तथ्य है कि ह्वेनसांग का अपना संस्मरण, ह्वेनसांग उसका जो अपना यात्रा विवरण है, जिसको सीयू ही या की, कहीं कहीं सीयू की के नाम से आता है और कहीं कहीं सीयू ही के नाम से आता है। ये चूंकि चाइनीज में लिखा हुआ है, तो यात्रा विवरण सीयू ही में विश्वविद्यालय की इसने काफी प्रशंसा की है, क्योंकि इसमें रहा भी था और पढ़ा भी था। आप देखिए तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री था, ने यहाँ अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का कार्य किया। तो ह्वेनसांग को निश्चित रूप से इससे काफी लगाव था। यह यहाँ रहा, अध्ययन भी किया, अध्यापन भी किया, पढ़ा भी और पढ़ाया भी। तो इसने अपने विवरण में बढ़िया से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उल्लेख किया है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। तो इसके अनुसार यह यहाँ अध्ययन किया था और अध्यापन किया था। इसने यहाँ विवरण दिया है। ह्वेनसांग के अनुसार यहाँ छात्रों की संख्या 10,000, छात्रों की संख्या 10,000 और शिक्षकों की संख्या
1000 थी। तो यह प्रश्न इसी ऐसे ही पूछा जाता है कि किससे स्पष्ट होता है या किस स्रोत से जानकारी मिलती है कि यहाँ शिक्षकों की संख्या 1000 और छात्रों की संख्या 10,000 थी। तो यह वेन्सांग के विवरण से ही स्पष्ट होता है, क्योंकि वेन्सांग का विवरण ही नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी का मुख्य स्रोत है। इसके बाद धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, शांति रक्षित, पद्म आदि यहाँ के महान विद्वान शिक्षक थे। 1000 शिक्षकों में इनकी संख्या, इनकी जो प्रसिद्धि थी, ख्याति थी, वो सबसे ज्यादा थी। तो इन्हीं के बारे में मेन क्वेश्चन पूछे जाते थे कि निम्नलिखित में कौन, पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य शिक्षक या विद्वान शिक्षकों में शामिल थे या नहीं थे। तो वेन्सांग के विवरण कर्मचारी ये सब यहाँ के प्रमुख शिक्षक थे। और देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के अलावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र था। कहा जाता है कि भारत के कोने कोने से शिक्षा अर्जन करने वाले विद्यार्थी, शिक्षार्थी पैदल चल के यहाँ आते थे, और जब नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का प्रयास करते थे तो वहां द्वार पर ही द्वारपाल से उनका वाद विवाद होता था और जटिल प्रश्न पूछे जाते थे। द्वारपाल कितना विद्वान रहा होगा। और जो कहा जाता है कि 10 में से, विवरण आता है कि 10 में से 2 या 3 विद्यार्थी सफल हो पाते थे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और जो सफल होते थे उन्हीं को एंट्रेंस मिलता था। तो यह भारत से कोने कोने से छात्रों के आकर्षण का केंद्र तो था ही, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आकर्षण का केंद्र था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भारत के चारों ओर के अलावे मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जावा के विद्यार्थी आते थे। तो यह राष्ट्रीय के अलावे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आकर्षण का केंद्र था शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद यहाँ किस चीज की शिक्षा दी जाती थी, जो ऑब्जेक्टिव में काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से सबसे प्रमुख तो यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का केंद्र था, लेकिन इसके अलावे वज्रयान, सहजयान, तंत्र, ज्योतिष, दर्शन, साहित्य, व्याकरण, इन सब विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि ध्यान रखें मुख्य रूप से यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा के शिक्षा का केंद्र था, लेकिन इनकी भी शिक्षा दी जाती थी। अब शिक्षा का माध्यम क्या था वह, तो यहाँ शिक्षा का माध्यम व्याख्यान, लेक्चर, प्रवचन, वाद विवाद, डिस्कशन, विमर्श, विचार विमर्श, इन्हीं माध्यमों से शिक्षा दी जाती थी शिक्षार्थियों को। इसके बाद महाविहार के अंतर्गत एक बहुत ही विशाल पुस्तकालय था, इंग्लिश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय था, तो नेचुरली है कि यहाँ स्टडी मटेरियल इनरिच होना है। तो यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था जो 3 भाग में बटा हुआ था। इसके अंतर्गत इसमें 3 एक्चुअली ये थे, भवन थे, बड़े बड़े बिल्डिंग थे, जिनमें एक का नाम था रत्न सागर, दूसरा रत्नोदधि और तीसरा रत्न रंजक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनते हैं जो बीपीएससी की नवीन परंपरा हुई है, उसमें गहराई में जाकर प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, और फिर टिप्पणी में लिखने के लिए मटेरियल भी चाहिए। तो हर दृष्टिकोण से यह टॉपिक आपके पर्पस को सॉल्व करेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ जो सबसे ये इनरिच समृद्ध विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्नोदधि तथा रत्न रंजक। और इन तीनों में भी सबसे प्रसिद्ध था रत्नोदधि, जो 9 तलों वाला था, और जिसमें प्रज्ञा परमिता के धार्मिक ग्रंथ रखे गए थे, और इसका पुस्तकालय अध्यक्ष शीलभद्र थे, जो विद्वान शिक्षक तो थे ही, और इसके अलावे धर्मपाल के शिष्य थे। धर्मपाल भी यहाँ के विद्वान शिक्षकों में शामिल थे। धर्मपाल
ये जो आपको शीलभद्र थे, ये इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, शीलभद्र। और यहाँ के यूनिवर्सिटी, यहाँ के ये पुस्तकालय के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इसके अलावे आप देखें कि यहाँ जो मुख्य रूप से नालंदा विश्वविद्यालय आकर्षण का केंद्र था, और यहाँ चाइना के अलावे तिब्बत के भी विद्वान आए, और तिब्बत के 2 विद्वान आए। लामा तारानाथ जो इतिहासकार हैं, एकमात्र तिब्बती इतिहासकार जिसने भारत के इतिहास को लिखा है, तो लामा तारानाथ जो 9वीं सदी में आए, और धर्म स्वामी 13वीं सदी में आए, और ये दोनों तिब्बत से आए। और लामा तारानाथ ने यहाँ के बारे में लिखा है कि जहाँ लिखा हुआ है कि लामा तारानाथ के अनुसार बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के जन्म स्थान होने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय विशेष आकर्षण का केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के आकर्षण का मुख्य कारण था कि यह महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का जन्म स्थान था, जन्मभूमि था। लेकिन किसके अनुसार? तो यह लामा तारानाथ के अनुसार। और यह जो विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, यानी लगभग 700 वर्षों तक इसकी ख्याति बनी रही पूरे विश्व स्तर पर। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में, मतलब 1197 से लेकर के 1203 के बीच तक, 12वीं शताब्दी का अंत और 13वीं शताब्दी का शुरुआत, संक्रमण 12वीं और 13वीं शताब्दी के संक्रमण काल है। तो संक्रमण काल में मुस्लिम आक्रमण हुआ, जिसका मुख्य नेतृत्व करता इब्न बख्तियार खिलजी था, और इसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो इनरिच जो हमारा लाइब्रेरी था, पुस्तकालय को जला दिया गया, जिसकी चर्चा भी अभी किया हम लोगों ने। पुस्तकालय के 3 भाग थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक, जो यहाँ के आकर्षण के समृद्धि का मुख्य केंद्र था, उसको जला दिया, और कई भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया गया इस्लामी आक्रमण के काल में, 12वीं शताब्दी के अंत। इस तरह से यह समृद्धशाली विश्वविद्यालय का अंत हो गया। हालांकि भग्नावशेष है। हाल के दिनों में बिहार सरकार द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के शाही भारत सरकार द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है, नालंदा विश्वविद्यालय को। तो इसमें नवीन ढंग से शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस रूप में यह, जिसके लिए यह जाना जाता था, जो इसकी समृद्धि थी, वो 12वीं शताब्दी में खत्म कर दी गई इस्लाम आक्रमणकारी द्वारा। तो इस तरह आपका नालंदा विश्वविद्यालय पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और जब टिप्पणी में लिखने जाएंगे, तो इन्हीं पॉइंट्स को कंबाइन करके लैंग्वेज में लिख लेना है, दोनों पर्पस सॉल्व होंगे। तो मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा होगा, और यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और बीपीएससी विद्यापीठ पुनः इसी प्रकार की सामग्री को लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।